कुहासे के भीतर मृत्यु के समय। लेखक जीवानंद दास। देखिए, विनोद आज अपनी ही जिंदगी की एक कहानी लिखने बैठा है। बहुत दिन बीत गए, उसने कुछ लिखा नहीं। सच तो यह है कि अब उसके पास लिखने की न फुर्सत है, न रुचि और न ही मौका। यहां तक कि सीने के भीतर वो हाहाकार मचा देने वाला संवेग या आवेग भी जैसे कहीं खो गया है। चारों ओर की कमर तोड़ मेहनत और थकान के पहाड़ लांघते लांघते जिंदगी का जैसे अब कोई मतलब ही बाकी नहीं रहा। फिर भी इतना सा लिख ही लिया जाए। अपनी बातों को पन्नों पर सजाकर खुद को आईने की तरह एक बार देख लेने की बड़ी जरूरत महसूस कर रहा है विनोद। नाम बस उसने बदल दिए। अपनी जिंदगी की कहानी में वो हिमांशु और अरुणा को ले आया। अरुणा ने हिमांशु को लिखा है, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे वहां आ रही हूं, हो सके तो स्टेशन पर रहना। तुम बहुत ज्यादा आलसी बनकर घर पर ही पड़े रहोगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, पर स्टीमर आजकल किस समय पहुंचता है? यकीनन किसी ऐसे बेवक्त तो नहीं पहुंचता होगा जिससे लोगों को हर तरह से परेशानी हो। चिट्ठी की आखिरी ये कुछ पंक्तियां, लेकिन शुरू से आखिर तक पूरी चिट्ठी इसी तरह की उपेक्षा और मजाक के लहजे में लिखी गई है। और वो मजाक इतना स्वाभाविक है कि लगता है हिमांशु इतने सालों बाद जो काम करने जा रहा है, यानी ये शादी, वो कम से कम अरुणा के लिए अचानक या दुखद होना तो दूर, बिल्कुल एक आम बात है। वो जैसे हिमांशु की इस शादी को सबके साथ मिलकर एंजॉय करना चाहती है। हिमांशु की शादी में क्या क्या तमाशे और मौज मस्ती की जा सकती है, इसी की एक दर्दनाक फहरिस्त देकर उसने उस चिट्ठी को बचपने की आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। मगर देखिए, ये सब उसने जबरदस्ती नहीं किया है। चिट्ठी की एक भी पंक्ति के भीतर कोई स्वांग नहीं है, कोई बनावट या दिखावा नहीं है। अपनी उस निश्चित होने वाली पीड़ा को दबाकर रखने की जरा सी कोशिश भी कहीं नजर नहीं आती। और हो भी क्यों, दर्द तो उसे रत्ती भर भी नहीं हुआ। मन की गहराइयों में कोई गुप्त जख्म उसका नहीं है। सारी बातें बड़ी बेबाकी से कह डालते वक्त कहीं भी उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। ये चिट्ठी जितनी बार पढ़ी जाती है, उतनी ही बार ये सच बड़ा साफ होकर उभरता है। हिमांशु सोचता है, क्या अरुणा फिर उसे प्यार नहीं करती? क्या कभी भी प्यार नहीं किया? किया तो था, मगर लगता है जैसे वो खत्म हो चुका है। हमेशा ही ये प्यार एक दुविधा का विषय रहा था। फिर भी हिमांशु जानता था कि ये लड़की अगर दुनिया में किसी को प्यार करती है तो वो उसे ही। कई कारणों से अरुणा से शादी करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अरुणा के प्यार के उस कुहासे को लेकर पूरी जिंदगी गुजार देना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो जिंदगी को बहुत साफ तौर पर समझने लगा है। पूरा भविष्य जैसे उसके सामने पड़ा हुआ है। दुनिया की जरूरतों और गैर जरूरतों के साथ जंग लड़ते हुए कौन से हथियार काम आएंगे, वो अब इसे रग रग में महसूस कर रहा है। एक नजरिए से देखा जाए तो जिंदगी के असली हिसाब किताब के तराजू में अरुणा के साथ बिताए गए वे साल उसके लिए बर्बादी यानी अपचय के सिवा और कुछ नहीं है। जो प्यार किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता, चाहे वो शादी हो या बिना शादी का साथ, वो जिंदगी को तजुर्बेकार तो बनाता है और शायद मन की कुछ वक्त की प्यास भी बुझा देता है, लेकिन कौवे के काले पंखों के भीतर से रह रहकर जो मोर पंखी रंग झांकता है, ये चीजें भी बिल्कुल वैसी ही क्षणभंगुर यानी क्षणस्थायी हैं। जिंदगी की सीधी सादी और कठोर जरूरतों के सामने ये सब बेमानी है। हिमांशु ये सब समझता है और काफी समय से समझता आ रहा है, लेकिन फिर भी अगले ही महीने जो वो शादी करने जा रहा है, तभी जैसे वो इस शादीशुदा जिंदगी के शुरू से अंत तक को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा है। कभी वो उसे सबसे बड़ी दौलत यानी परम संपद लगती है, कभी महज फर्ज का बोझ, और कभी कभी तो बस एक गहरी चिंता। वो जिंदगी के जरूरी प्यार को भी नहीं छोड़ पा रहा है और अरुणा के प्यार की उस माया को भी किसी तरह भुला नहीं पा रहा है। कभी उसे लगता है कि उसके पूरे भविष्य पर अरुणा का ही साया रहेगा, तो कभी वो सोचता है कि सरोजिनी के घर आने पर शायद अरुणा की यादें धुलकर साफ हो जाएंगी। वो सोच रहा है, क्या ये शादी सचमुच कोई अद्भुत अत्याश्चर्य चीज है? उस लड़की को तो अब तक घर नहीं लाया, चलो लाया जाए, फिर शायद जिंदगी के मायने ही बदल जाएं। बदलते बदलते मन फिर इस तरह थमा नहीं रहेगा। अरुणा की चिट्ठी को बार बार पढ़ते हुए उसकी वो मर्मांतक उदासीनता हिमांशु को चुभ चुभ रही है। अगर उस चिट्ठी में जरा सी भी बनावट, कृत्रिमता होती, अगर एक भी लाइन से उसे ये लगता कि अरुणा बस नाटक बहाना कर रही है, तो शायद उसे थोड़ी शांति मिलती। लेकिन अरुणा की ये सरल, सुनिर्मल और स्वाभाविक निष्ठुरता हिमांशु की पीड़ा को आज कहीं ज्यादा गहरा कर रही है। सरोजिनी के आने के बाद शायद उसके पास इन सब बातों के लिए वक्त न रहे। एक साधारण सी लड़की की इन 2-4 मामूली लाइनों को लेकर आज की ये तमाम सोच विचार उस दिन शायद एक दर्दनाक
बर्बादी की याद बनकर बस उसे मुंह चढ़ाएंगे। चिट्ठी को हिमांशु के एक तरफ रख दिया, फाड़ डालने की कोशिश की पर खुद को रोक लिया, फिर जैसे भूलवश उसे कहीं छोड़ दिया। वो बाकी चिट्ठियां देख रहा है। शादी में कौन खाएगा, बहुभात के न्योते में कौन आएगा, उन तमाम सूचियों की भीड़। चिट्ठियों को बिखेर कर हिमांशु ने एक चुरुट जला लिया। 6 साल उसने कलकत्ता के एक बड़े घराने में काम किया, फिर कुछ समय तक बेरोजगार रहा। पटना, मुरादाबाद, दिल्ली, हर जगह 2-1 साल काम करके आया। अब उसके हाथ में कोई काम नहीं है, न उसकी जेब में और न ही पिता के पास। किसी के पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। 6 महीने के भीतर अगर कोई काम ना मिला तो परिवार की वो थोड़ी बहुत खुशहाली भी कपूर की तरह उड़ जाएगी। शादी के लिए जो कर्ज चढ़ा है वो भयानक है। हिमांशु ये सब जानता है। अगले 6 साल भी कोई काम नसीब होगा या नहीं वो नहीं जानता। कईयों ने उसे मशवरा दिया था कि शादी थोड़ी टाल दे, थोड़ा सब्र करे। हिमांशु ने सबकी सुनी जरूर, लेकिन एक लम्हा बर्बाद किए बिना वो शादी करेगा ही। शादी को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, पर वो अब पीछे नहीं हटेगा। जो 1 महीना बाकी है उसका एक दिन भी ऊपर हुआ तो अब नहीं चलेगा। चुरुट के कश खींचता जा रहा है हिमांशु। अरुणा को प्यार करके जिंदगी जैसे आज भी बस बर्बाद होती जा रही है। सिर्फ दुविधा, सिर्फ रुकावटें और पीड़ा, एक बहुत बड़ी बर्बादी। जब तक कोई शांति या स्थिरता ना मिले तब तक जिंदगी का कोई भी काम तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। ये अनिश्चित प्रेम जिंदगी को बस राख करके छोड़ देगा। 1 साल पहले तक उसने इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन पार्टनर की नौकरी चले जाने के बाद अरुणा का असली रूप जैसे अचानक ही सामने आ गया। 7 साल पहले वाले उस जीवन मरण के प्यार का आज कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लेकिन गुनहगार तो सबसे बड़ी अरुणा ही है, इस बात में हिमांशु को कोई शक नहीं है। वक्त के बदलने से कहीं ज्यादा अरुणा के खुद के बदल जाने की जरूरत जैसे कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। तभी से अरुणा की हर चिट्ठी की हर लाइन के भीतर हिमांशु ने प्यार और अपनापन ढूंढना चाहा, पर उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अरुणा से उसने मिन्नतें की, उसे हमदर्दी से समझने की कोशिश की, उसे बहुत बार माफ किया। अरुणा के लिए उसने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। उसे अपनी साधना के धन की तरह पाना चाहा, लेकिन आखिरकार मर्माहत होकर उसे इसी कड़वे सच को निगलना पड़ा कि अरुणा का प्यार अब खत्म हो रहा है। उसके बाद सरोजनी उसकी जिंदगी में आई। हिमांशु की जिंदगी में पहले भी कई लड़कियों का आना जाना रहा है, लेकिन जिस प्यार ने उसे कभी पूरी दुनिया को कृपा की नजरों से देखना सिखाया था, वही प्यार आज हिमांशु के उन कीमती सालों का मजाक उड़ा रहा है। हिमांशु सरोजनी को देख आया, उसे पसंद किया और शादी तय हो गई। दुनिया का दस्तूर और जिंदगी का ये असली पैमाना वो अरुणा की इसी बेरुखी और उपेक्षा की वजह से समझ पा रहा है। प्यार को अगर अरुणा ने इस तरह चोट ना पहुंचाई होती तो शायद जिंदगी को पहचानने में हिमांशु को अभी और बहुत देर हो जाती। चुरुट के कश खींचना जा रहा है हिमांशु। जिंदगी की दुविधाएं अब जैसे काफी हद तक साफ होती जा रही हैं। उसे लग रहा है कि कहीं उसके लिए स्थिरता से बैठने की एक जगह तय हो गई है, अब वो निश्चिंत होकर सफल हो पाएगा। जिंदगी अपनी 29वीं यानी 29 दहलीज पर पहुंच गई है। 29 साल शायद बहुतों की जिंदगी में इस तरह बर्बाद नहीं होते, लेकिन इस अपव्यय यानी बर्बादी का अंत हो गया है। सबसे बड़ी बात यही है। जवानी शायद अब खत्म होने को आई है, पर इसके लिए हिमांशु को अब कोई दुख नहीं है। अब कोई भी चीज उसे बहुत गहरे से चोट नहीं पहुंचा पाएगी। अतीत को वो बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर पा रहा है। प्यार, जलन, जो चीजें उसे कभी असहनीय पीड़ा देती थीं, आज उन्हें वह बड़ी सहजता से ठुकरा सकता है। अरुणा की इस आखिरी चिट्ठी को अप्रेम की चिट्ठी यानी बिना प्यार वाली चिट्ठी मानकर भी हिमांशु खुद को अब किसी व्याकुल तड़प के हवाले नहीं कर रहा है। जिंदगी में अब एक शीतल समन्वय यानी ठंडे समझौते का वक्त आ गया है। अरुणा और उसके साथ के लोग आ चुके हैं। घर में मेहमानों की आवाजाही और शादी की तैयारियों से चारों ओर खूब रौनक है। अरुणा भी इन सब कामों में पूरी आत्मीयता और उत्साह के साथ हाथ बटा रही है, जैसे कहीं कोई कसर ही ना हो। हिमांशु हर पल उसकी कोई ना कोई गलती ढूंढना चाहता है, उसके इस अपनेपन को अभिनय साबित करना चाहता है, लेकिन बार बार उसे यही एहसास होता है कि अरुणा जो कुछ भी कर रही है पूरे दिल से कर रही है। हिमांशु सोच रहा है 2 दिन बाद शादी है, फिर पूरी जिंदगी सरोजनी के साथ गुजरेगी, लेकिन अभी तक ये विश्लेषण एनालिसिस खत्म क्यों नहीं हुआ? अरुणा हिमांशु जैसे प्रेमी की जिंदगी के इस हाहाकार को समझना ही नहीं चाहती। शायद उसे समझने की उसकी काबिलियत भी नहीं है। शादी वाले घर के उन मामूली और सतही मजाक तमाशों में जो लड़की 2400 घंटे मग्न है, जिसकी जिंदगी में आधी रात को सितारों को देखकर सिहर उठने वाली अनुभूति ही नहीं है, उस लड़की के लिए हिमांशु आज भी ऐसी चाहत क्यों पाले हुए है? मच्छरदानी के भीतर हिमांशु लेटा हुआ है। अचानक भोर के समय अरुणा चाय लेकर आई। सो रहे हो? कौन? अरुणा? चाय लाई हूं, उठो उठो।
बस इतना कहकर अरुणा चली गई। मुंह धोकर चाय लेकर बैठते ही अरुणा फिर से कमरे में आ गई। बोली, लो उठ गए, इतनी देर कर दी, कल रात सोए थे। सोया तो था, हिमांशी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सोए नहीं थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हिमांशु ने बात पूरी नहीं की और थोड़ा रुका। अरुणा तब हिमांशु के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें कल बहुत रात गए मैंने टहलते, पायचारी करते हुए देखा था। हिमांशु थोड़ा हैरान होकर सोचने लगा, क्यों टहल रहे थे? अरुणा का सवाल था। मैं? कहाँ? वो नाम के पेड़ों के बीच मैदान में, तब रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे होंगे। हिमांशु ने पूछा, तुम जागी हुई थी इतनी रात तक? कल हम बोर्डिंग की 4 लड़कियां मिलकर ऊपर के कमरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। थोड़ा रुककर अरुणा फिर बोली, कल बहुत रात तक खेले। ठीक खिड़की के पास एक बींद की कुर्सी पर बैठी थी मैं, जाली से टेक लगाकर, और बीच बीच में बाहर की तरफ देख रही थी। कल की रात मैंने बहुत एंजॉय की। ताश में हम जीत गए, 6 रबर किए थे, और रात 10 बजे वो जो चांदनी खिली, आसमान, हवा, मैदान, सब कितना फाइन लग रहा था। सच में कितनी शानदार रात थी ना? देखते तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। सोच रही हूं आज रात भी खेलूंगी। रात का शुरुआती हिस्सा तो काफी अंधेरा रहता है, खाते पीते बैठते बैठते चांदनी निकल आएगी ना। आ जाएगी, हिमांशु ने संक्षिप्त जवाब दिया। अरुणा फिर बोली, चांद तो धीरे धीरे फैलता जाएगा, है ना? अभी और कितने दिन ऐसी चांदनी मिलेगी? 5-7 दिन मिल सकती है। तुम्हारी शादी तो फिर कृष्ण पक्ष की रात में होगी, देख तो ऐसा ही रहा हूं। अरुणा कहती रही, पूर्णिमा के 6-7 दिन बाद अगर शादी होती और हम अगर 15 दिन पहले आ जाते तो हमें लगातार चांदी लाते मिलती। हिमांशु ने चाय की चुस्की लेकर पूछा, इतनी चांदनी लेकर क्या करती अरुणा? इन लड़कियों को घसीट कर दिखाती? कलकत्ता के बोर्डिंग में तो 12 महीने रहती हैं, जिसका कोई अंत न हो ऐसे खुले मैदानों की चांदनी क्या इन्होंने कभी देखी है? हिमांशु चाय पीते पीते अरुणा की बातें सुन रहा है। अरुणा फिर बोली, लेकिन क्या तुम रोज रात को इसी तरह घूमते फिरते हो? नहीं, जिस दिन मन होता है। कल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तृप्ति दी तो कल कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह घूमते देखा है। हिमांशु ने मान लिया, खाने पीने के बाद पिछले कुछ दिनों से थोड़ा टहल तो रहा हूं। मुझे देखा था कल? नहीं। अरुणा तब हंसकर बोली, लेकिन मैंने सब देखा है। तुम एक बड़ी सी मटका की चादर ओढ़े बिल्कुल जमाई बाबू की तरह घूम रहे थे। थोड़ा रुककर वो फिर बोली, ठीक वैसा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भावुक हो, जैसे संसार छोड़ने वाली हालत हो। चादर बेतरतीब थी, बाल बिखरे हुए, नंगे पैर, और उस शरबन के खद्दर के कपड़े भी कितने गंदे हो गए थे। किसी भी चीज में जैसे तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा था। तुम रुक रुक कर चल रहे थे, और जब टहलना शुरू करते तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। मैंने कितनी बार सिर हिलाया, गर्दन घुमाई, यहां तक कि तालियां भी बजाईं, पर तुम भी कितने बेरस हो, बताओ तो सही। एक बार भी पलट कर नहीं देखा, जैसे मैदान की घास और चांदनी के सिवा दुनिया में तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं। सोच रही थी एक बार तुम्हें आवाज दूं, लेकिन तुम्हारी वो आसान सी पुकार कि मेरे बुलाने पर तुम सुन लोगे, वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, ये मैं जानती थी। शादी का घर है, इतने लोग हैं, इसलिए मैंने गला फाड़कर चिल्लाया नहीं। अरुणा की वो बेबाक और दिल खोलकर की गई हंसी हिमांशु के भीतर उथल पुथल मचा रही है। इस हंसी के पीछे कोई बनावट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। फिर भी हिमांशु का मन न जाने क्यों उसकी इस हंसी के भीतर भी कुछ ढूंढना चाहता है। अरुणा के उस निखरे हुए रूप की मादकता हिमांशु को स्थिर नहीं रहने दे रही। उसने अरुणा की ओर देखकर पूछा, तुम जो आज चाय लेकर आई, वो भी इतनी सुबह? अरुणा ने थोड़े शिकवे के लहजे में कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें चाय नहीं दी? इस घर में कदम रखे तुम्हें आज 5 दिन हो गए, लेकिन मेरे साथ बैठकर जरा बात करोगे? क्या इतना समय तुम्हें एक बार भी नहीं मिला? क्यों, इन 5 दिनों में क्या तुमसे एक बार भी मेरी मुलाकात नहीं हुई? हिमांशु ने पलटकर सवाल किया। अरुणा बोली, झूठ मत बोलो, तुम नहीं बल्कि मुझे नजरअंदाज किया है। मुझे देखते ही तुम मुंह फेर कर चले गए, एक बात करना तक तुमने जरूरी नहीं समझा। हिमांशु ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई उसने ऐसा किया है? और अगर किया भी है तो क्यों किया है? अरुणा फिर बोली, स्टीमर घाट पर भी तुम हमें लेने नहीं आए। जान पहचान की बात तो चलो छोड़ ही दी, हम मेहमान बनकर आए हैं, मगर हमारे साथ तुमने कितनी भद्रता दिखाई। हिमांशु ने कहा, तुम्हारे उन दोस्तों को मैं नहीं जानता अरुणा, तुमने भी तो परिचय नहीं कराया। घर की औरतों ने यकीनन उनके साथ तमीज से बर्ताव किया होगा। अरुणा ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरे साथ इतने सालों की पहचान थी, इसीलिए क्या इतनी उपेक्षा? 5 दिनों में अगर तुम्हारी मुझसे बात नहीं हुई तो गुनहगार मैं ही हूं। ये ठीक है, लेकिन खुद सोचो, क्या मुझे बुलाकर अपने पास ना बिठाना तुम्हारा फर्ज था? खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, शायद तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है।
शायद मुझसे बात करने के लिए तुम भीतर ही भीतर जल भुन रहे थे। तुम्हें तो मैं जानती हूं, लेकिन तुम्हारा ऐसा संयम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हिमांशु ने चाय का कप टेबल पर रख दिया। वो सोच रहा है, क्या अरुणा की जिंदगी वाकई बदल रही है? अब उसे करीब पाकर हर बात का एक साफ हिसाब कर लिया जा सकता है। हाथ में काफी समय है और भरपूर मौके भी, लेकिन समय तो किसी के लिए ठहरता नहीं। हिमांशु ने खुद भी तो दृढ़ संकल्प करके ही शादी को न्योता दिया है, ताकि वो अपनी जिंदगी को थोड़ा स्थिर कर सकें। अरुणा को इन कुछ लम्हों के लिए करीब पाकर उसने उन दोनों की जिंदगी का जो रूप कल्पना कर रखा था, उसे एक बार परख लेना जरूरी है। अगर यह साबित हो भी जाए कि अरुणा आज भी उसे प्यार करती है, तो वो पल भर की माया के सिवा और कुछ नहीं होगा। हिमांशु ने जो रास्ता चुना है, वहां बिना विवाह वाले प्यार की बर्बादी में समय बिताने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए मन में मलाल है, बेशुमार पीड़ा है, लेकिन अब बेवक्त की बर्बादी के लिए उसके पास वक्त नहीं है। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। शायद हिमांशु कुछ नहीं कहेगा, ये सोचकर अरुणा चली ही जाती, लेकिन 2-1 मिनट बीतते हिमांशु ने कहा, पुरानी बातें तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन मैं शादी करने जा रहा हूं, ये जानकर भी तुम्हें जिस तरह तृप्त देख रहा हूं, उससे लगता है कि संयम बहुत ही आसान चीज है। या फिर आसान मुश्किल का कोई सवाल ही नहीं उठता असल में, क्योंकि जो स्वाभाविक है वही तो सबसे आसान है। क्या कहती हो अरुणा? अरुणा कुछ देर चुप रहकर बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी शादी का मुझे विरोध करना चाहिए था। इतनी उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन तुम आई क्यों? हिमांशु के इस अचानक सवाल से अरुणा जैसे थोड़ा ठिठक गई। हिमांशु रुका नहीं, कहता रहा, आई भी अगर तो इतनी परितृप्ति तुम्हें मिली कहां से अरुणा? क्या इसी तरह तुमने इन सालों में मुझसे प्यार किया था? शायद तुमने प्यार किया ही नहीं, क्योंकि प्यार में चोट खाकर इंसान चाहे जितना भी सहजवादी, प्रैक्टिकल क्यों ना बन जाए, प्यार को चूर चूर होते देकर इंसान को थोड़ी तो तकलीफ होती है। वो कम से कम स्तब्ध तो हो ही जाता है। अरुणा करीब 1 मिनट तक खामोश रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी शादी से पहले शादी कर लेती तो तुम क्या करते? क्या मुझे शादी करने देते? हिमांशु ने जवाब दिया, तुमने मुझे कभी उस तरह प्यार ही नहीं किया अरुणा, जिसमें उतना किया जा सके। अगर कोई तुम्हें उस तरह प्यार करता तो? अरुणा का पलटकर सवाल था, तो फिर वो किसी और से शादी करने जाता ही क्यों? संसार के तमाम दबावों में पड़कर इंसान को अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ करना पड़ता है, अरुणा ने। हिमांशु ने एकरौक स्वर में कहा, लेकिन मेरे लिए कहीं किसी के मन में अगर इतना गहरा प्यार होता, तो संसार के दबाव से पहले मैं अपना दबाव उससे महसूस कराता, अगर मैं उससे सच में प्यार करता। अरुणा ने हंसकर कहा, वो तो यकीनन, यहां तक कि अगर वो लड़की बदसूरत भी होती तो? सूरत या खूबसूरती का सवाल नहीं है, बस आपस में गहरा प्यार होना चाहिए था। अरुणा बोली, तो फिर उस लड़की की किसी और शादी में तुम रुकावट बनते? समाज, संसार सब तुम्हारे खिलाफ होते तब भी? हाँ, तब भी बनता। अगर कहीं और शादी करके उससे कहीं ज्यादा सुख मिलता तब भी? हिमांशु अब थोड़ा दार्शनिक हो उठा। सुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अरुणा। क्या सिर्फ संपन्नता और संसाधनों के भीतर ही सुख होता है? क्या प्यार का अपना कोई माधुर्य नहीं है? अरुणा ने थोड़ा व्यंग करते हुए कहा, लेकिन मैंने जितना देखा है, आखिर में वो संपन्नता ही टिकती है। हिमांशु बोला, तुमने शायद बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन जो लोग प्यार की नज़र से दुनिया को देखते हैं, वे विलासिता के बारे में नहीं सोचते। वे जिंदगी की छोटी छोटी बारीकियों में ही खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। तुम शायद मजाक उड़ाते हुए कहोगी कि आखिर में ये मोह टूट जाएगा, लेकिन वो मोह टूटने का समय मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं आया है। अरुणा ने थोड़ा हंसकर कहा, चलो तुमने तो ये बात सोच ली, लेकिन जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, क्या वो भी हमेशा तुम्हारी तरह ही सोचेगी? तुम्हारी इस गंदी गरीबी के दंश को वो भला कब तक बर्दाश्त करेगी? अपनी पीड़ा तो शायद कोई गुड़ी इंसान खामोशी से सह ले, लेकिन एक प्रेमी के तौर पर जिसे तुम जान से ज्यादा चाहोगे, उसकी तकलीफ देखकर तुम तब क्या करोगे? हिमांशु कुछ देर चुप रहकर बोला, अरुणा, क्या तुम मेरी निजी जिंदगी की बात कर रही हो? अरुणा हंसते हंसते बोली, नहीं, मैं तो दुनिया की बात कर रही हूं। हिमांशु बोला, पुरुष और स्त्री के भीतर अगर सच्चा प्रेम हो तो वे एक दूसरे की सांसारिक पीड़ा से दुखी नहीं होते। उस प्रेम की मिठास ही सारे अभावों को मिटा देती है। मैं अगर प्यार करके शादी करता तो ऐसा ही होता, लेकिन मेरे सामने अब जो भविष्य है, वहां सरोजिनी को लेकर मेरी जिम्मेदारी है। क्या इंसान को शादी के हर पहलू के बारे में सोचना नहीं पड़ता? चुरुट जलाकर हिमांशु ने फिर कहा, लेकिन तुमने मेरे सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया अरुणा। अरुणा धुएं के छल्ले बनाते हिमांशु के चुरुट की ओर देखकर बोली, तुम इस चुरुट को रखो तो बुझा दूं? जरूरत नहीं है, बाहर जाके पीना। मैं कहूंगी तब भी पीनोगे, नहीं कहूंगी तब भी। खामखा बर्बाद करने से क्या फायदा? हिमांशु ने चुरुट बुझा दिया। अरुणा बोली, आज किसी के भी सवाल का कोई हल नहीं निकला, बस मनगढ़ंत कुछ बातें सुनी मैंने। हिमांशु ने कहा,
दुनिया में जवाब देना बहुत मुश्किल है अरुणा। सच को ढूंढ पाना नामुमकिन है। तुमसे बात करके कभी कभी मैं चौंक तो जाता हूं, पर हम दोनों में से कोई भी कहीं पहुंच नहीं पाता। अरुणा बोली, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। हिमांशु ने पलटकर पूछा, और तुम बड़ी होकर कितना आगे बढ़ गई? मैं शादी करने जा रहा हूं ये जानकर भी तुम इतनी खुश क्यों हो, ये बात आज भी मुझे हैरान करती है। अरुणा हंसी, अगर मैं तुम्हारी शादी से पहले शादी कर लेती तो क्या तुम मेरी शादी में नहीं आते? नहीं। मुझे चिट्ठी भी नहीं लिखते? नहीं। हिमांशु का जवाब छोटा था लेकिन अटल। हिमांशु ने अब अपने हृदय की पूरी कड़वाहट और सत्य उगलते हुए कहा, शादी का मतलब क्या है अरुणा? इंसान जब किसी एक को सचमुच प्यार करके भी किसी और से शादी करने पर मजबूर होता है तो क्या उस प्रेम का अपमान नहीं होता? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मेरे लिए क्या चीज हो ये केवल मैं ही जानता हूं। सृष्टि के अनंत संचय के बीच हमारा ये रिश्ता शायद बहुत तुच्छ है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी तरह अपरिहार्य है। मैं प्यार करता हूं इसीलिए मैं समझता हूं, लेकिन ताजुब है इस दुनिया के लाखों अप्रेमिक लाख कोशिश करके भी इसे नहीं समझ पाएंगे। मैं जो महसूस करता हूं और तुम मेरे लिए जो हो वो केवल मेरा अपना है। मैं अगर किसी दिन तुम्हें भूल भी जाऊं तब भी ये सत्य हमेशा सत्य ही बना रहेगा। अरुणा चुपचाप देखती रही। हिमांशु कहता रहा, जिस खूबसूरत किताब को मैं प्यार करता हूं, अगर कोई उस पर स्याही की लकीरें खींच दे तो मुझे कैसा लगेगा? तुम मेरी सबसे प्यारी चीज थी। आज तुम किसी और को अपना तन और मन सौंप दोगी, उस प्रेम के इस्तेमाल की बात सोचकर मुझे कैसा लगेगा बताओ तो सही। तुमने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना कर पाऊंगा? समझकर देखो अरुणा, क्या यह मुमकिन है? अगर तुम मुझे प्यार न करके उसे प्यार करो तो मेरे हृदय में जो हाहाकार जागेगा, क्या उसके बीच मंगल कामना रह सकती है? असल में तुम शायद इनमें से कुछ भी नहीं समझोगी, क्योंकि अब तक तुमने किसी को सचमुच प्यार किया ही नहीं है। अरुणा ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन क्या तुम्हारा ये प्यार हमेशा टिकेगा? क्या किसी का प्यार कभी भी स्थायी होता है? हिमांशु कुछ देर चुप रहकर बोला, आज भी प्यार करता तो हूं, लेकिन एक दिन नहीं करूंगा ये भी समझता हूं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का आखिरी प्यार इसी तरह खत्म होने चला है। 70 साल की उम्र में भी शायद कोई नया प्रेम खिल उठे, लेकिन उम्र के साथ जो संदेह और अविश्वास मन में घर कर लेते हैं तो उनमें फिर किसी नई चीज की जगह नहीं बचती। विनोद ने अपनी कलम रोक दी। अभी उसे और बहुत कुछ लिखना था। अरुणा के साथ वो लंबी बातचीत, सरोजनी की मौजूदगी, सब कुछ शायद उसकी कहानी में जगह पाता, लेकिन सरोजनी अब उसे और लिखने नहीं दे रही। घर गृहस्थी और बाल बच्चों के शोर शराबे के बीच जो थोड़ा सा वक्त उसे मिला था, उतना ही उसने लिखा। विनोद का सिर अब चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सरोजनी अपने छोटे खुकुन को मेज पर छोड़कर चली गई। खुकुन ने घुटनों के बल चलते हुए उस दिए यानी बाती को उलट दिया। कमरे की रोशनी बुझ गई। विनोद अब और नहीं लिख सका। उसने कलम फेंक दी और बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल आया। आसमान आज बहुत साफ है, अनगिनत सितारे खिले हैं। अंधेरे के भीतर टहलते हुए विनोद सोच रहा है, अब और लिखने की शायद जरूरत नहीं है। वह बहुत सी घटनाएं और जोड़ सकता था, ये सच है, लेकिन उससे उसकी जिंदगी के अपने फैसले नहीं बदल जाते। आज 7 साल बाद भी वो बिल्कुल वैसे ही सोचता है। 7 साल पहले उसने सरोजनी से शादी की थी। अरुणा ने भी उसके 3 साल बाद शादी कर ली। विनोद की जिंदगी में फिर कोई नया प्यार नहीं आया और न ही कभी आएगा। उसी अरुणा को उसने आखिरी बार प्यार किया था, लेकिन वो प्यार अब नहीं रहा। अरुणा की शादी की खबर जब उसे मिली थी तब उसे वैसा कोई सदमा भी नहीं लगा था। उसकी शादी के न्योते में वह भी बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से गया था। पुरानी बातें याद करने पर मन आज भी भावुक होता है, मीठा लगता है, बिल्कुल सर्दी के कोहरे से ढके हुए मैदान की तरह। वो मैदान जिसके बढ़ने का समय अब खत्म हो चुका है, बस उसकी संचित मिठास को महसूस करने का समय आया है। कोहरे के भीतर ही जैसे उस प्यार की मृत्यु हो गई। विनोद ने आसमान की ओर देखकर सोचा, नया प्यार अब और कहीं नहीं है, वो जानता है। जीवन कब क्या नया आविष्कार लेकर आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यही सत्य उसे आज भी जीवित रखे हुए है। उसे अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। उम्र के साथ साथ जो अविश्वास और जीवन की स्थिरता आती है, उसमें पुराने दिनों का वह कोहरे से ढका हुआ प्यार ही जैसे आखिरी आश्रय है। कोहरे के भीतर लेटे लेटे उस मधुर स्मृति को महसूस करना ही अब विनोद की नियति है। कोहरे के भीतर ही मृत्यु का समय करीब आता है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।